सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। भगवान विश्वकर्मा वो हमारे महर्षि पाणिनि, ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे विश्वविद्यालय में ऐसे नवाचार वाले आयोजन प्रति वर्ष, प्रति सप्ताह, प्रति माह हम होते हुए देखते रहते हैं। तो ये पूरा शहर भी हमको देखता है, इवन पूरा मालवांचल और पूरा प्रदेश इस बात के लिए कहीं ना कहीं हमारे विश्वविद्यालय की, और उसके लिए मैं सर्वप्रथम कि मैं अब तो स्वागत की परंपरा से बाहर भी हूँ, फिर भी इस कार्यक्रम के हमारे सम्माननीय कुल गुरु द्वय प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आप सब तो कई बार स्वागत कर चुके हैं, लेकिन औपचारिक रूप से शब्दों के माध्यम से मैं प्रथम स्वागत सर का यहाँ पे करता हूँ। भाई साहब एक और अभी ध्यान में आया, सर लोगों के हृदय कितने मिले हुए हैं। आज पीला पेटने वाला था। सही बात है। तो ये वास्तव में बड़ा सौभाग्य की बात है। हमारे सम्माननीय योगेश जी गोस्वामी जी अल्प प्रवास, ये वैष्णव विद्यापीठ जो है, जैसे ये हमारा विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश का विश्वविद्यालय है, जैसे ये जो वैष्णव विद्यापीठ है, कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि इस हमारे अंचल का बड़ा विश्वविद्यालय है। उज्जैन से बड़ी संख्या में विद्यार्थी, बड़ी संख्या में प्राध्यापक आपके यहाँ प्रवचन करते हैं। और ये मैं बड़े अधिकार से कहता हूँ कि हमारे उज्जैन का विश्वविद्यालय है। तो हमारे उज्जैन में विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु जी का भी मैं, हमारे दो कुलगुरु जी यहाँ मौजूद है, आप दोनों का हृदय से वंदन है। बात सिर्फ इतनी नहीं कि उज्जैन का विश्वविद्यालय असीमित संभावनाओं से भरे ये दो विश्वविद्यालय हैं। आज हम जिस विषय पर बैठे हैं उस विषय पे भी कार्य की दृष्टि से, और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी इस पूरे देश के अंदर जब नई शिक्षा नीति यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू की, तो आप सब, मैं तो कहूँगा कि इसमें अप्रिशिएशन की बात नहीं, आप सबको उसके पार्टिसिपेशन पार्ट ऑफ व्यू के हैं कि शिक्षा नीति को प्रदेश में पहली बार लागू किया, देश में पहली बार लागू किया। मध्य प्रदेश ने किया, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शिक्षा मंत्री के रहते किया, उसमें आप सब प्रतिभागी रहे। और उसमें विशेष रूप से हम उस समय मोहन जी के मुख से सुनते थे, इंटरडिसिप्लिनरी शब्द का प्रयोग करते थे कि साहब आप विश्वविद्यालय को विषय प्रवृत्ति से बाहर निकल के अंतर विषयक प्रवृत्ति में काम करना है। तो उस कार्य की दृष्टि से ये बहुत अनूठा मेल हो रहा है, इसलिए मैंने कुल गुरु द्वय शब्द का प्रयोग करा। मैं आप दोनों का अभिनंदन करता हूँ। और आज विषय भी ऐसा है कि आपका विश्वविद्यालय भी ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, कैड का काम तो मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। ऐसे में संतोष पटेल जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक और इस विश्वविद्यालय की रीढ़ के समान हम कह सकते हैं, जैसे हमारे परोहा जी का अभिनंदन करता हूँ, जैसे हमारे इस विभाग के विभागाध्यक्ष शुभम जी, हमारे जिनसे मैं भी कई बार ज्ञान लेता हूँ, ऐसे हमारे शुभम जी, ऐसे हमारे डॉक्टर अखिलेश जी, ऐसे हमारे कार्य परिषद सदस्य राठी जी, चौबे जी, हमारे एक विजय शर्मा जी, और भी जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। ये जो विश्वकर्मा जयंती का जो त्रिदिवसीय पर्व का समापन आज हम करने जा रहे हैं, मतलब एक कार्यक्रम में होने की प्रसन्नता एक अलग होती है, पर इस प्रकार के अनूठे कार्यक्रम में होने की प्रसन्नता एक अलग होती है। तो मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि हम इस चीज को समझ सकते हैं। मतलब मैक्रो लेवल पे तो आपने इतना अच्छा सा बाहर प्रदर्शनी लगाई है, और इसमें हमने देखा है
एक राष्ट्र की अवधारणा के पीछे वास्तु का कितना बड़ा योगदान होता है। अच्छे अच्छे दुर्गों का मैं आपका बड़ा वंदन करता हूँ कि आपने हमारे राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से, राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से जो दुर्गों का महत्व होता है। हम बाल्यावस्था लंबी आयु तक तो किला केवल घूमने ही जाते हैं, लेकिन बाद में जब आप जैसे आध्यात्मिक गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त होता है और जब हम राज्य के उदाहरणों को समझते हैं, जब संप्रभुता के उदाहरणों को समझते हैं, तो हमको समझ में आता है कि किले का महत्व क्या है और किले का वास्तु की दृष्टि से महत्व क्या है। जैसे हमारे श्रद्धेय शुभम जी ने एक मुंबई का एक किला जो बताया, महाराष्ट्र का, उसका स्थान का नाम मैं भूल रहा हूँ, बुलंडेचल। आप सबने उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रायोगिक काम भी किया है। तो आप देखिए कि ऐसा क्षेत्र जो कि भूभाग के अलावा जल भाग से भी जुड़ा हुआ है, वो बड़े समुद्र महासागर से जुड़ा हुआ है। ऐसे भूभागों में, और हमारे हम जब शिवाजी के पात्र का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि नौसेना आदि इत्यादि जो चीजें हैं वो तो कार्य करती है संप्रभुता की रक्षा के लिए, लेकिन ऐसे किले भी रक्षा करते हैं। तो वास्तव में व्हाट वी शेप आवर बिल्डिंग्स शेप आवर फ्यूचर्स। जैसी हमारी इमारतें हम बनाते हैं, मतलब माइक्रो लेवल पे भी वही इमारतें हमको निश्चित रूप से निर्माण करती है। भगवान विश्वकर्मा की जयंती के माध्यम से यह कार्य प्रारंभ हुआ, और जिस दिन यह कार्य प्रारंभ हुआ उसी दिन संस्कृत महाविद्यालय की 5 दिवसीय कार्यशाला में समापन में मेरा जाना हुआ, कुंड मंडप सिद्धि की कार्यशाला। तो इस बात पे बड़ा विमर्श हुआ, और अगेन मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी का नाम लूंगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा पे बड़ा अच्छा कार्य अभी हमारे पूरे प्रदेश में हो रहा है। और जब प्रदेश में ये कार्य हो रहा है तो हम हर चीज पे विमर्श करते हैं, वास्तु पे भी विमर्श होता है, हमारी पूजा पद्धतियों पे भी विमर्श होता है, और हम ये समझते हैं कि डिजाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स एंड लाइक एंड फील्स लाइक, डिजाइन इज समथिंग व्हाट इट वर्क्स लाइक। चाहे वो यज्ञ का मंडप हो, चाहे वो यज्ञ का कुंड हो, चाहे वो देश का किला हो, चाहे वो हमारा घर हो, ये सारी चीजें, घर हमारे ऊर्जा को, हमारी मनोवैज्ञानिक दशा दिशा को, ये सब तो आपने अध्ययन किया है। ऊर्जा, दशा, दिशा, मैं समझता हूँ वास्तु की ये 3 चीजें जो है, जैसे यज्ञ की हमने उस कुंड मंडप सिद्धि में जो चीजें अध्ययन की, आप हमारा विश्वविद्यालय भी इस पर बड़ा अध्ययन करता है। दशा, दिशा, संरेखना, ज्योमेट्री ऑफ द यज्ञ, एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि भगवान विश्वकर्मा का ऐसा पात्र जिसने अपने जीवन में या अवतरण काल में, जिन्हें हम देवशिल्पी के नाम से कहते हैं, उन्होंने ऐसे कई संदेश दिए, और उस संदेश को अगर हम समझे कि जितना भी सृजन है, चाहे वो निर्माण की दृष्टि से हो, चाहे विचार की दृष्टि से हो, उसका एक संदेश होता है, उसका एक महत्व होता है। उस महत्व को हमको समझना आवश्यक है। रावण की लंका भी उन्होंने बनाई, वो इंद्र की अमरावती नगरी भी उन्होंने बनाई। अभी इस देश के अंदर अमरावती के नाम से एक बहुत बड़ी कैपिटल का कार्य दोबारा प्रारंभ हुआ है। भारतीय पुनर्जागरण का, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो एक काल है, तो देखिए आप, उन्होंने अपने 15, अभी शुभम जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि हमने इसको तिथि का चयन क्यों करा, और ये बड़ा संयोग अच्छा हो गया कि 15 सितंबर को हमने अभियंता दिवस भी बनाया, आधुनिक अभियंता का हमने जन्मदिवस भी बनाया, और अब हमने हिंदी तिथि के हिसाब से हमारे देव शिल्पी, वास्तव में कहा जाए तो वे भी हमारे पौराणिक पात्र में जो भारतीय ज्ञान परंपरा की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका हम जन्म तिथि मनाई। और बड़े हर्षोल्लास की बात है कि 3 दिन में आपने जो भी कार्यशाला के रूप में या जिस भी प्रकार में बहुत अच्छा कार्य किया है, बाहर अतिथियों के साथ मैंने देखा, ये जो जितने भी विमर्श है, इन सब पे विश्वविद्यालय के कार्य परिषद सदस्य के रूप में तो मैं यही कह सकता हूँ कि इस मामले में जितना भी प्रायोगिक करें। अभी गुरुजी से संवाद हो रहा था, ये शुभम जी की भी विशेषता, आप सब गुरुजनों की भी विशेषता है कि आप शैक्षणिक भ्रमण के ऊपर काफी आपका फोकस रहता है। पिछली बार भी आपने कितना अच्छा वीडियो देखा था, इसमें गाँव की छप्पर के अंदर छुपा हुआ विज्ञान आपने कहीं ना कहीं निकाल के दिखाया।
तो ये आप सबके लिए कहीं ना कहीं वंदन का विषय है। वो ऐसी कार्यशाला, ऐसी देश के किले से लेके गांव के छप्पर तक, माइक्रो से लेके मैक्रो तक, ऐसी जो हमारे देश के अंदर देशज विज्ञान जिसको हम कह सकते हैं, ऐसी चीजों को निकाल के लाए। इसके ऊपर सतत कार्य की आवश्यकता है। कार्य परिषद सदस्य के रूप में तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप विश्वविद्यालय में 78 करोड़ रुपए के निर्माण होने जा रहे हैं। इसमें आप जितना, जैसे तो निर्माण वो भोपाल की एजेंसी के माध्यम से हो रहा है, लेकिन हम बैठे हैं, इसमें जितना वास्तु का एंगल निकालना चाहते हो और जितना आप अध्ययन करना चाहते हो, हम भोपाल की एजेंसी की छाती पे खड़े होकर भी वो संशोधन करवाएंगे। इनका मैं आपको आश्वासन दूंगा। जब शुभम जी का कल संदेश आया, चूंकि मैं माननीय कुलगुरु जी से मिलने के लिए काफी ललायत था, तो मैंने अवसर त्यागना नहीं चाहा और मैं ये बात भी रखना चाह रहा था। कल इसी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए प्रोफेसर डीपी सिंह जी मेरे साथ थे, जो कि आजकल पर्यटन विकास निगम का कार्य देख रहे हैं। हम लोग महाकाल मंदिर के महाकाल लोक का कहीं ना कहीं अध्ययन कर रहे थे। महाकाल लोक का जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा, मैंने यहाँ जो उपस्थित जितने छात्र छात्रा है, ये तो भावी वास्तुविद हैं, और मैं प्रवेश के समय भी कहीं हमारे जो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के जो बिल्डर लॉबी के लोग हैं, मैं उनको कहता था आर्किटेक्चर में कोई जा पाए नहीं जा पाए, हमारा विद्यार्थी बड़ा जटिल कोर्स होता है, लेकिन अगर आप अल्प समय में करवाना चाहते हो तो वास्तु भी एक अच्छा कोर्स है। शायद कुछ लोगों ने प्रवेश भी किया है। तो मैं ये सोच रहा था कि जो हमारा महाकाल लोक है, मैं तो कहूँगा एक बार आप अध्ययन वहाँ भी दल जाए माननीय गुरु जी को, तो मैं ये आग्रह करूँगा गुरु जी, और आप महाकाल लोक का भी वास्तु की दृष्टि से और ये इसको बहुत प्रतिष्ठित करके आप अध्ययन यात्रा करें, लेकिन गोपनीय तरीके से कुछ सुझाव दे दें, तो आप उनको भी क्रियान्वित कर देगा यशस्वी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रयास करेंगे। इसकी भी हम पूरी संभावना देखते हैं। और एक कार्य परिषद सदस्य के नाते से कुलगुरु जी हमारे बहुत दिव्य दृष्टा है, बहुत अच्छी दूरदृष्टा है, और बड़ी अच्छी बात है कि इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर चुके दूसरे कुलगुरु। मैं तो आप दोनों के मिलने को एक सौभाग्य मानूंगा। आज मैं भी पीला कुर्ता पहन के आने वाला था, इनफैक्ट वो गाड़ी में रखा हुआ भी था। तो कुछ चीजें हैं जो कार्य परिषद सदस्य को सोचना चाहिए, और गुरुजी ने मुझे जो बातें बताई मुझे भी ऐसा लगा। लंबे समय से मैं था नहीं यहाँ पे, बाहर था, तो सबसे बातचीत नहीं हो पाई। वो वास्तु उसके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोप प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है? मैंने अभी बात बोली कि ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, कैड के ऊपर तो इनके विश्वविद्यालय का कार्य में देख के आया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बड़ा जोर देते हैं कि भाई इंटरडिसिप्लिनरी कार्य होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं तकनीकी भ्रष्टकार, मजेदार बात यह है कि विश्वविद्यालय को, इन दोनों विश्वविद्यालय के साथ ऐसा व्यक्ति बैठा है जो संस्कृत का भी नहीं है और जो टेक्नोलॉजी का भी नहीं है, लेकिन जितना मैंने समझा है कि तकनीक और वैदिक क्षेत्र और तकनीक का क्षेत्र, उनको आज अंतर संबंध करने का प्रयास करेंगे। ऐसा ये तो सदियों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। हम तो केवल, एक होता है आविष्कार और एक होता है इन्वेंशन, सॉरी एक होता है खोज, एक डिस्कवरी और एक होता है इन्वेंशन। we are not going to do any invention, but we will discover what we actually have। तो मैं चाहूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर, कंप्यूटर साइंस, इनका हमारे वैदिक लिटरेचर और वैदिक का जितना भी कंटेंट है, उसके साथ आप जितना भी इंटरडिसिप्लिनरी कार्य करना चाहते हैं, मैं कार्य परिषद सदस्य के रूप में यह कहना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से और मेरे सारे सदस्य महानुभावों की ओर से भी मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इंटरडिसिप्लिनरी पे जितना आप कार्य करना चाहते हो, क्योंकि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ये दिशा है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का तो ये विजन है। इस पे कार्य परिषद सदस्य की ओर से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम आपको भरपूर समर्थन करेंगे। वो चाहे मैं जब यहाँ विश्वविद्यालय कार्य परिषद सदस्य के रूप में आया तो मैंने कुछ चीज़ों पे विमर्श किया, क्योंकि लंबे समय मैंने सामाजिक क्षेत्र में काम किया है, तो संघ परिवार में भी लंबे समय तक जितने भी हमारे अनुषंगिक सोचने वाले संगठन हैं, उन्होंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं जो संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय होते हैं, उपवेद के रूप में आयुर्वेद भी इसमें आना चाहिए।
कुछ चीज़ें आती रही शासन प्रशासन की, और आपको तो पता है अब बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं, पर हमारे विश्वविद्यालय में शासकीय पक्ष भी बैठता है तो वो सारी चीज़ें आ जाती है, लेकिन हम उसके लिए लड़ेंगे और उसको करके लाएंगे। लेकिन हाँ, एक इंटरडिसिप्लिनरी के रूप में एक बीच का रास्ता निकलता है, जब तक वो हो, जब तक वो एक अलग बात है। इंटरडिसिप्लिनरी का रास्ता ये निकलता है कि हम एक कॉलैब लैब, जैसे कि मैंने उस समय रिसर्च किया था सर, कि देव विपाश्राशय करके एक बड़ी अच्छी उज्जैन में वेलनेस इंडस्ट्री को बहुत अच्छा कार्य होता है, और उस इंडस्ट्री की दृष्टि से विशेषज्ञों के रूप में मुझे लगता है गुरु जी आपसे मेरा परामर्श हुआ था, देव विपाश्राशय करके एक बड़ी अच्छी प्रगति होती है, जो कि ज्योतिषी और आयुर्वेदिक दोनों दृष्टि से उसके रिजल्ट आउटकम बहुत अच्छे हैं। तो इस प्रकार की कोई हम वास्तु लैब, डिजिटल वास्तु लैब, और इसके ऊपर इन लोगों का बड़ा अच्छा काम किया हुआ है विजय जी। ये विश्वविद्यालय जो आपके साथ बैठा हुआ है, योगेश जी, संतोष जी, इनका इस पर बहुत अच्छा काम किया हुआ है, और इनके साथ माननीय कुलगुरु जी जिस भी प्रकार के कॉलेज का प्रस्ताव हमारे बीच में लेके आएंगे, मैं कार्यपरिषद सदस्य के रूप में इस बात का वो कहता हूँ कि हम आपके साथ पूरा करेंगे, क्योंकि और विशेष रूप से हम वास्तु के साथ बैठे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा की पूरे देश में बात चल रही है। भगवान विश्वकर्मा जी की कभी कभी हम लोग एक जिसको कहते हैं कि जीनोग्राम को डिटेक्ट करते हैं, तो देखिए भगवान विश्वकर्मा जी का जो जीनोग्राम कि हम ये तो पढ़ते हैं कि उत्पत्ति का जो चक्र है, भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का अवतरण भी नहीं कहेंगे उसको, केवल एक प्रकाशन कहेंगे, या जो भी उसको हम शब्द कहेंगे। वास्तु कहीं ना कहीं भगवान विश्वकर्मा के पिता, और वो कैसे उत्पन्न है कि धर्म का मिलन वस्तु से हुआ। धर्म निश्चित रूप से एक निराकार वस्तु है, जब तक कि उसका वस्तु से भौतिकता से मिलन ना हो, क्योंकि उसका अनुसरण तो भौतिकता को ही करना है, और भौतिकता के रूप में वास्तु को अपनाना है। और वास्तु की संतान जब वो अंगीकृत होती है, माता जी का नाम कुछ ऐसा अंगिनी है, ऐसा कुछ है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर कभी कभी लोग प्रश्न उठाते हैं, तो ये सारा विमर्श भी हम लोग इस पर काम करें। श्रद्धेय शुभम जी इसको लेके काफ़ी सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इसके भी अगर कोई मार्ग खुलते हैं तो श्रद्धेय हमारे कुलगुरु जी देश की राजधानी से आए हैं, मुझे भी देश की राजधानी में देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे जितने भी, चाहे जापान से, कोरिया से, वहाँ हमारे संपर्क है, कोलैबोरेशन करने का भी अवसर अगर आप निकालते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम को हम एक दिशा दें और एक अच्छा आउटकम लेके आएँ। और इससे ज़्यादा तो मैं समझता हूँ कि एक ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर, आप जैसे मैंने बोला कि हमारी बिल्डिंग पे वास्तु की दृष्टि से और ग्रीन टेक्नोलॉजी की दृष्टि से कुछ भी हो सकता हो, तो आप अभी हमको सुझाव दें, हम उसके ऊपर काम करने के लिए माननीय गुरु जी हम लोग तुरंत इस पर कार्य करेंगे, और आगामी जितने भी कार्य हैं वो हम करेंगे। इसके साथ में, क्योंकि ये मुझे लगता है कि वास्तु पर्व के समापन का विषय है, बहुत सारी चीज़ें ये है कि अगली बार आप कभी उद्घाटन करेंगे तो इन सब चीज़ों के ऊपर आप विचार करें। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे कहीं ना कहीं कार्यकारी व्यवस्था में आप लोग या माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोड़ा है, तो मुझे कार्यकारी पक्षों पर बोलना था। अकादमिक पक्षों पे हमारे माननीय गुरु जी भी प्रकाश रखेंगे। मैं आपके इस विभाग को इस सराहनीय कदम के लिए वंदन करते हुए बधाई देता हूँ। और वंदन से मैं इसका, हमारे विचार परिवार में जब बैठते हैं और आजकल जो विमर्श चल रहा है कि हमारी जितनी भी शास्त्रीय मान्यता है, तो कालक्रम में कुछ चीज़ें इस प्रकार से आ गई कि उसका खंडन का दौर है। संतोष जी संघ परिवार में हम इसका विषय करते हैं कि एक पक्ष है देश के अंदर जो खंडन में लगा हुआ है, और हम कौन सा पक्ष? हम मंडन वाले पक्ष। तो आप सबका मंडन वाला पक्ष होने के लिए मैं वंदन करता हूँ। इस भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा के मंडन के लिए हम सब मिलकर आगे बढ़े, इस दिशा में कार्यशाला जाए। इसी के साथ में अपनी वाणी को धन्यवाद। आपका जो मार्गदर्शन है वो हमारे लिए अनुकरणीय है और आपको इदानीं अस्माकं मध्ये मुख्यातिथिरूपेण विराजमानाः सन्ति। सौभाग्येन अस्माभिः सम्प्राप्ताः
आदरणीय कुलगुरुवाः प्रोफेसर् योगेश गोस्वामी महोदयाः निवेदयामि यत् स्वकीय बोधने अस्माभिः कुर्वन्ति। माँ सरस्वती जी को नमन, साथ ही विश्वकर्मा जी को सादर नमन। जिस विश्वविद्यालय में आज हम हैं, महर्षि पाणिनि जिनको हम याद कर रहे हैं, उनको सादर नमस्कार। इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर शिवशंकर सिंह जी, मिश्र जी, शिवशंकर मिश्र जी, विशेष अतिथि श्री गौरव ठाकर जी, डॉक्टर विजय गुप्ता जी, डॉक्टर तुलसीदास जी, शुभम जी और संतोष जी, जिन्हें मैं आप लोगों से मिलवा पाया आज। सबसे पहले मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस समय को लाया कि हम सब जुड़ पाए। जब मैं यहाँ पर ज्वाइन किया, एक और समानता है हम दोनों में जो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि लगभग साथ साथ हम लोगों ने इस क्षेत्र में आए हैं। मैं ग्वालियर से मैं अभी इंदौर आया हूँ और माननीय शिवशंकर जी दिल्ली से जी, तो ये भी शायद कोई सहयोग है जो आगे मालूम पड़ेगा। कोई तो कारण रहा होगा कि वे सारे काम छोड़ के सहयोग बन रहे हैं तो शायद आगे बढ़े। मैं सहयोगों को बहुत मानता हूँ और जो वास्तु की बात अब कर रहे हैं तो ये सब चीज़ों के बारे में इतना ही मैं कहता हूँ कि आपको मालूम नहीं है। बस ये बात सही है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसा हुआ कि पिछले हजारों 5000 सालों में हम लोग सर्वश्रेष्ठ थे, हम लोग ट्रांसफर नहीं हुई चीज़ें नहीं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें मौखिक होती थी। उस समय जो ज्ञान था पूरा मौखिक था, तो वेदों को भी हमने मौखिक ही ट्रांसफर किया है। तो ये एक कारण रहा बड़ा, जिस कारण हम नहीं समझ पाते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमको मालूम है। और तो ये मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है। मैं हमेशा सीखना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, जब मैं विश्वविद्यालय ज्वाइन किया तो मैंने पहले दिन यही बोला कि मैं यहाँ सीखने आया हूँ। तो लोगों को लगा ये सीखने आए हैं सिखाने, मैंने कहा मैं सीखने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि वहाँ की परंपराओं को मैं सीखूं। जो परंपराएं बदल सकती हैं, बदलना चाहिए, उन्हें बदलूं, एक नया संगठन खड़ा करें। और यही जब मैं अंदर आया तो मुझे थोड़ी देर के लगा कि मुझे अपने पिताजी की याद आई, फादर की याद आई। मेरे पिताजी संस्कृत के बहुत अच्छे पंडित थे। संस्कृत में वो अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत उनके पास थे, वो पढ़ते थे। और हम लोग नहीं, शायद विज्ञान में रुचि हो गई या उन्होंने ही कहा, जो भी, ये बात 25 साल पुराने बहुत बदलाव आया है। आज हम जिस सम्मान के साथ इस चीज में जा रहे हैं, उनको लगा कि तो आप विज्ञान में जाइए, मैं विज्ञान में गया। और आज इतना बड़ा मैं लंदन में रहा, बाहर रहा, पर मुझे आज जब मैं घुसा तो मुझे याद आई सीधे अपने पिता की कि ये आप लोग जिस तरह से संस्कृत में बोल रहे हैं, या बहुत ही अच्छा एक संदेश जाता है। मुझे लगा मैं यहाँ तो कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा यदि इस तरह से केवल संस्कृत लोग समझे तो बहुत मुश्किल होगा। पर ये सही में बहुत अच्छा, आप लोगों को देखकर खुशी हुई। आज हम पूरे देश में ये सब शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि कुछ साउथ में कुछ एरिया में हम लोग हैं। और यदि हम बात करें कि पूरे वर्ल्ड की, तो जर्मनी और फ्रांस इस पर आगे आ चुके हैं। वो लोग संस्कृत में पहुंच चुके हैं, वो संस्कृत पढ़ रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कंप्यूटर संस्कृत में होना चाहिए, जैसे आप पता है इंडियन स्कूल ये सब हो रहा है। पर ये हमारी तरफ से अब जाना चाहिए, ये उनकी तरफ से नहीं आना चाहिए, हमारी तरफ से जाना चाहिए। हमारी ये संपत्ति है, हमारी लोगों को लेकर उन्होंने कॉपी करना शुरू किया, तो हमको ये करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आज का दिन जिस तरह से वास्तु पर्व के आपने समर्पण पर हैं, मुझे लगता है महर्षि पाणिनि को हम लोग याद कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे, जितने भी उनकी कथाएं मैंने पढ़ी, छोटी छोटी कहानियां कभी पढ़ी हैं, धैर्य, परिश्रम और पर्यावरण, प्रकृति, इन्होंने जोड़ा है। मैं इसको वास्तु से जोड़ता हूँ। ऐसी कहानी है कि कभी वो रास्ते में जा रहे थे, उन्होंने किसी पत्थर के ऊपर एक लाइन पढ़ी देखी
ये लाइन कैसे पड़ी, उनको लगा कि वो वहाँ से कोई पानी निकालते हैं तो उससे एक लाइन पड़ जाती है। मेरी कहानी मैंने सुनी, उस समय वो पढ़ने बहुत शेष नहीं थे, तब उन्हें लगा कि जब एक रस्सी भी एक अपनी लाइन बना सकती है तो कोई भी चीज की जा सकती है। बार बार प्रयास करने से हम कोई चीज को सीख सकते हैं। परिश्रम के साथ हम यदि लगे रहें, निरंतर कोई काम को करें तो हम कर सकते हैं। और यही कार्य मुझे लगता है आप लोग संघ के सभी लोग ये कर रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है कि हम लोग अब प्रयास करना शुरू किया है और चीज़ों को बदलना शुरू किया है। जैसे मैं अभी आपका ये वीडियो देख रहा था तो मुझे ये याद आ रही थी कि बचपन में ये चीज़ें मैंने देखी हैं, आप लोगों ने शायद ना देखी हो। ये जो अब आप कह रहे हैं कि चलें, हमारे जो पुराने परिवार रहे हैं वो हमने देखा है, लेकिन अब आप बहुत सही समय पे चल रहे हैं, बोल रहे हैं और आप सब लोग चले जाइए, नहीं तो ये हट रहा है, वहां से भी हट रहा है। मालूम नहीं क्या हुआ है, गाँव में भी लोगों ने बदलना शुरू कर दिया। वो भी अब मालूम नहीं क्यों शहर, गाँव को शहर बनाने की कोशिश करने लगे। ये जो आपकी चौपाल दिख रही हैं, आपकी जो चीजें दिख रही हैं, उनको देखने की कोशिश करें। चौकों पे उन चौकटों को रहने दें, उनसे जाके बोलें कि आप ऐसे ही रहने दें, यही सर्वश्रेष्ठ है, आप हमारे को ना फॉलो करें, क्योंकि ये चीजें बदल गई हैं। हमारी परंपरा देहरी की रही, हमने देहरी की एक परंपरा दी थी, मालूम नहीं क्यों कहाँ मिस हो गई। नए मकानों में देहरी नहीं दिखाई देती। आप लोग वास्तु के लोग यहाँ बताइए, पर मुझे लगता है कि जब वास्तु की बात करें देहरी होना चाहिए, ऐसा कहा गया है और कई कारणों को बताया गया है। मतलब कीड़े ही अंदर नहीं आते। आपकी बात करें, सबसे मोटा मैं समझने की कोशिश की तो मुझे समझ में आया ये किया है, वो अंदर नहीं आ सकते। अब आपके घरों में आ जाते हैं रात में, क्यों? क्योंकि वो देहरी नहीं, वो दरवाजे के नीचे से आ जाते हैं, वो टर्न नहीं होते थे उस समय, तो नहीं आते थे। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वास्तु में और भी कई इसकी परंपराएं रही। देहरी को हम यदि लक्ष्मण रेखा जोड़े तो आप कहेंगे ये वहां से भी है। तो ये हमारा जरूरी नहीं है कि जब ये विदेश बोलेगा कि देहरी रखने से शुरू करें तब हम रखना शुरू करेंगे। ये तो हमारी परंपरा थी ना, हम लोग को लागू करना चाहिए थी। लक्ष्मण रेखा के वहां से थी, एक लाइन बना देते थे घर के बाहर, फिर उसको ऊंचाई बढ़ गई, तो कोई कारण रहा होगा। कई बातें पता ही नहीं जा पाए वो लोग, लेकिन कारण थे। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए। मुझे जो लगता है कि वास्तुशास्त्र की आप लोग बात करते हैं कि मेरे बहुत क्लोज है एक दूसरे शब्द से, वो से मैं बोलता हूँ पंचतत्व। मेरा जो, मैं विज्ञान से रहा हूँ और मैं कुछ दिन यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में मैं पढ़ाई की, मैंने नैनो टेक्नोलॉजी के एक नया सब्जेक्ट है। अब फिर वही बात है कि वो नया है या नहीं है, क्योंकि जब आयुर्वेद की बात करें तो वो पहले से है। आयुर्वेद में स्वर्ण वस्तु पहले से रही है, इसको हम कहते हैं कि स्मॉल पार्टिकल्स हो तो बन सकते हैं। अब हम लोग वहाँ से लिया, मैंने वहाँ से सीखा है। लेकिन इतना पक्का है कि ये जो 5 चीज़ें हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब के बारे में हमें लगातार सोचना चाहिए। और वास्तु ये आपको बताता है। इन 5 के बारे में यदि आपने सीखना शुरू कर दिया तो आपको बहुत सारी समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाएगी। आपको उसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना होगा। आज जो ये प्रयास हो रहे हैं ना, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने वास्तु को सोचना छोड़ दिया है। मैं किसी किताब को पढ़ रहा था, उसमें पढ़ा था कि हमारे घर में अग्नि हमेशा जलती थी, और अग्नि भी एक नहीं थी, 2 प्रकार या 3 प्रकार की, कभी आप लोग ज्ञानी लोग के बताए पाएंगे। उसमें एक अग्नि दक्षिण की अग्नि, जिसको वहाँ के जो पुराने लोग थे, दादी और लोग जलाए रखते थे हमेशा, जो केवल किसी डेथ या उस पर काम आती थी। लेकिन जो खाने की अग्नि थी वो अलग थी। अब ये चीजें उस समय थी ना अग्नि, ये वास्तु बदला ना, हम लोगों को सब मालूम था, कहाँ हम लोग उसको भूल गए। और आज इसलिए वो सब अग्नि जब मिक्स होने लगी तो ये इतने जो अग्नि घटनाएं हो रही है, आगजनी हो रही है, रास्ते में हो रही है, कारण है इसका। इस कारणों को हम पाश्चात्य व्यवस्था से नहीं समझ पाएंगे, तो समझने के लिए हमें अपने वास्तु को समझना होगा। वास्तु में मेरा माना हुआ वो है कि यदि आप मान लीजिए, आपको मालूम है कि वास्तु में एक दिशा अग्नि की है तो है, आप करके देख लीजिए, आपको असर दिखेगा, उस जगह की गर्मी आपको दिखेगी। यदि कोई जगह हमने नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है, ईशान कोण, तो वो है, उसका असर है, आप करके देख लीजिए। इतनी सी बात है कि अब हमको दोबारा री इन्वेंट, जैसा आपने कहा कि अब हम नई खोज नहीं है, हम पुरानी चीजों को खोज के बस केवल बात कर रहे हैं। तो ये हम सब लोगों को करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी पूरी दुनिया इस समय असंतुलित जीवन शैली से गुजर रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण वास्तुशास्त्र और पंचतंत्र का ज्ञान ना होना है। तो हम लोग जिस तरह कह रहे हैं विश्व गुरु, हमको विश्व गुरु होना चाहिए और इस बात को आगे लाना चाहिए। जिस तरह माननीय मोदी जी विजन 2047 की बात करते हैं,
उस तक ये सब चीजें हम लोग कर ले जाएंगे और एक नया तरीका हम लोग खोज लेंगे जो हमारा होगा। ये मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। आप सभी लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी प्लानिंग में सिद्धांतों को मुझे लगेगा जैसे आप हमारे साथ जुड़ना चाहें इंटरडिसिप्लिनरी, तो हम लोग आर्किटेक्चर स्कूल है हमारा और हम लोग स्मार्ट सिटी प्लानिंग में इन चीज़ों को जोड़ लें, सारी चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अभी हम लोगों ने विश्वविद्यालय में करीबन 12,000 पेड़ लगाए मियावाकी तरीके से, एक सारे साथ लगे, मतलब एक फुट के अंदर पूरा एक जंगल क्रिएट कर रहे हैं। ये अभी मेरे आने के बाद ही शुरू हुआ जुलाई में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत जल्दी देखने की एक जगह बनेगी, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है सभी उसमें औषधि पौधे हैं। और ये मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मतलब मैं अपने माननीय चांसलर जी की तारीफ करूंगा, मुझे जो मालूम पड़ा कि हमारे आने के बाद एक प्लांटेशन करना है, तो मैंने वो नॉर्मल प्लांटेशन माना था जिसमें एक पेड़ लगने होंगे। जब मुझे मालूम पड़ा 12,000, तो मैंने कि इतनी जगह मार रहे हैं, तो कहते हैं हम जंगल बना रहे हैं। तो ये मुझे एक नई परंपरा लगी। इस तरह की परंपराओं में लोग क्या है, जब हम जगह का अभाव होता है तो लोग बनाते नहीं है, पर एक विश्वविद्यालय से ये उम्मीद करना कि वो अपनी जगह को वो जंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम जंगल काट रहे हैं। और हमारे आप ये मैं बता रहा हूँ, अपनी सोच बता रहा हूँ, जो हमारा जो संगठन है विश्वविद्यालय 184 साल पुराना ट्रस्ट है, उसकी सोच देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो ये प्लान कर रहे हैं कि हम अगले 100 साल बाद जाने जाएं। जो मियावाकी जंगल जो होगा, वो कह रहे थे आप इसमें घुस नहीं पाएंगे 10 साल बाद। मैंने कहा फिर ये क्या है, तो कह रहे हैं ये और सारे औषधीय फल हैं जिसमें रुद्राक्ष है, बेलपत्र है और कई नाम, कपूर के बहुत सारे पेड़ हैं, कई 50 बहुत महंगा एक प्लांट है। तो कभी हम लोग चाहेंगे गुरु जी से, आप सभी लोगों से निवेदन करें, कभी आप आए जरूर याद दिलाएं, हम लोग को देखें, तो वो शुरुआत हमारे सामने हो गई है। ऐसी कई चीजें जो मुझे लगता है वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीजें जो हमारे यहाँ हुई हैं, कुछ वास्तु के लोगों को बुलाकर अध्ययन करके हुई कि किस जगह हम क्या चीज बनाएं जिससे ये जो क्षेत्र है एक प्रभावी क्षेत्र बन जाए। एक बड़ी बात है कि प्राइवेट में उसमें होता है कि जैसे आप बता रहे थे कि सरकारी में कुछ अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो हम नहीं कर पाते। प्राइवेट में हम लोग के हाथ में बहुत शक्ति ये रहती है कि हमें कुछ करना है तो हम कर सकते हैं, ये हमारे को लगता है वो चीज होनी चाहिए, तो बहुत ज्यादा फिर किससे पूछना नहीं होता। तो ये अच्छी सोच है और हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों से भी सहयोग चाहेंगे, ऐसे कुछ आप नॉलेज हमें देंगे तो हम जरूर अपने यहाँ जरूर शुरू कर देंगे, कि आपने हमें उज्जैन का कहा है। बिल्कुल हम आपके साथ है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो आप आ रहे हैं। ये बिल्कुल एक हो जाएगी मुझे लगता है। मुझे लगता है कि जैसे मेरे कभी मेरा अनुभव है कि यदि वास्तु के बिना कोई बिल्डिंग बन जाए तो आप ये मान लीजिए कि वहाँ लोगों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, लोगों वहाँ सक्सेस नहीं मिलेगी। आप जब बाद में लोग क्या लगते हैं मालूम नहीं क्या हो गया, तो क्या वास्तु के आपने वास्तु का ध्यान नहीं रखा, सिंपल सी बात। और इसीलिए मुझे लगता है कि आप सब लोगों को तो सोचना चाहिए। आज आप जितने भी दुर्ग मैंने बाहर देखे, आप इनकी बात करें, आप शिवाजी के दुर्ग की बात करें या किसी और, ये सब जीते ही इसलिए गए कहीं ना कहीं किसी ने ध्यान रखा है, उनकी पूजाएं, उनका संगठन कहीं ना कहीं वो जुड़ जाते थे। और ये आज हम लोग इसको भूल रहे हैं, और इस कारण मुझे लगता है वास्तुशास्त्र से मुझे अच्छा लगा कि आपके यहाँ एक पूरा डिपार्टमेंट है, इस पर कितना ज्यादा गहरा अध्ययन आप लोग करेंगे, उसका फायदा पूरी दुनिया को होगा कि हम दिशाओं को समझ पाएंगे, किस दिशा में क्या करना है। हजारों करोड़ों के मतलब आप बताइए बिल्डिंग बन जाती है और उसके बाद वो किसी लायक नहीं रहती। कभी आपने देखा हो ऐसी कई बिल्डिंग आप खोज लेना, रिसर्च करना, जिसमें कभी कोई नहीं रहा और वो करोड़ों की थी। ये क्यों हो रहा है? ये वास्तु का खेल है इसमें। और वही चीज आपका एक छोटी जगह चमन बन जाती है कुछ लोगों के आने से। ये वास्तु है और इसको आप लोग सभी लोग मतलब ध्यान दें। मुझे लगता है ये अतीत की धरोहर तो है ही, साथ में वर्तमान की जरूरत भी है और भविष्य की दिशा भी है। तो ये भविष्य की दिशा अब आप लोगों को तय करनी, जितने भी यंग लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग एक लीडर की तरह सीखें और इसको आगे बढ़ें। ये बात सही है कि आज जैसा कहा कि कुछ सहयोग है, यही सहयोग को मैं मानता हूँ कि जब ये सहयोग बाहर से आते हैं तो हम लोग को अच्छा लगने लगता है। मैं अपने क्लास में जब अपने पढ़ाता हूँ, आप कहेंगे फिर कोई विदेशी किताब है, पाउलो कोएल्हो की एक किताब है द अल्केमिस्ट। मुझे लगता है मैं सब पढ़ लिया। अभी आपसे बात हो रही थी, मैंने बहुत सारे विदेशी नाम लिए, तो मैंने कहा नहीं, तब तो बहुत सारे पढ़ रहे। द अल्केमिस्ट, जितने भी यंग लोग हैं मैं सबको कहता हूँ एक बार अल्केमिस्ट जरूर पढ़ लें।
मुझे देर हो गई थी पढ़ने में, आप लोग जल्दी पढ़ रहे हैं। क्यों? कुछ तो है वहां। उस पूरी किताब में उसने ये बताया है कि आपके पास बहुत सारी हिंट्स आती है, बहुत सारे आपको आसपास जो एनवायरमेंट होता है, पर्यावरण होता है, वो आपको बहुत सारे संकेत देता है आपको आगे बढ़ने के, और लगभग सबको आप पकड़ नहीं पाते। हो सकता है वो बैल बजे और आप सुनना नहीं, पर यदि आप उनको पकड़ने लगे हैं, ये संयोग जो है ये फिर वास्तु से जुड़ते हैं कि आपके बगल में जब आप कोई बात कर रहे हैं, कोई इवेंट हो रही है, कोई तितली पास में तितली है तो ये अच्छा होगा। ये हमने ये सहयोग हमने रामायण में पढ़े हैं, रामचरितमानस में बहुत लगी कि लोगों को कौन हो। ये मैंने जब वहां पढ़े तब मुझे लगा कि उन्होंने यही किताब पढ़ के लिखा हुआ कि सहयोग कहाँ से आए। और उसने ये बात बिल्कुल सही लिखी कि यदि आप संयोगों को पकड़ पाए तो लाइफ में 3 बार तो हर भाग्य आपको बुलाता ही है टॉप पे ले जाने के। आप उसे ना पकड़ पाए और बैठे रहे कि अगली बार देखेंगे तो चले जाते हैं। ज्यादा दिन आप संयोगों को नहीं पकड़ेंगे ना तो गायब हो जाते हैं, शुरुआत में मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सभी नए लोगों को बोलूं जरूर कि ऐसी बुक को जरूर पढ़े एक बार की खजाने की खोज। आपके खजाना मीन्स आपके अंदर को जगाना है, वो जगेगा तभी जब आप संयोगों को पकड़ पाएंगे। वो संयोगों को पकड़ने की कोशिश करें। मैं भी इसलिए जैसे आपने कहा यहाँ आए, मैं एक सहयोग मानता हूँ कि वह सहयोग है जो मुझे मिलने का मौका मिल रहा है, उसे आना चाहिए। जब मैं यहाँ आया सबसे पहले 2 ही विश्वविद्यालय की बात मैंने सुनी, शांतिपनी और पढ़ी, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेशली सर ने ये बात बोली थी कि हम लोग चाहते हैं कि वेदों का अध्ययन हमारे स्कूलों में होता है। हमारे स्कूल जो है वेद पाठ के हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं है। तो उन्होंने कहा, तो मैं चाह रहा था कि एक बार आप लोगों से मिलूँ और कोशिश करूँ कि आप लोग हमारे यहाँ कुछ यदि शुरू कर पाए वेद शिक्षा में, तो हम लोग कुछ शुरू करें। छोटे आजकल क्या है, नए जो कॉलेज ने एक अच्छा मौका दे दिया है, उन्होंने कुछ छोटे छोटे मॉड्यूल रख दिए हैं 2-2 क्रेडिट के, जिसमें हम इलेक्टिव के नाम से, तो हम कुछ इलेक्टिव शुरू कर सकते हैं। वो सबको कहा, पहले ये था, ये संभव नहीं था, पहले विज्ञान मतलब केवल विज्ञान। अब उन्होंने ऐसे इलेक्टिव डाल दिए, तो हम उस इलेक्टिव में कोशिश आप लोगों के साथ कर सकते हैं, जिससे अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ। मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, लेकिन आप लोगों के लिए एक छोटा सा श्लोक आप लोगों को याद दिला देगा। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, चारों दिशाओं से हमारे पास शुभ विचार आए हैं। वास्तु आपका ये कहता है, और मुझे लगता है कि मैं इसलिए आप लोग से पूरे जानते होंगे, पर एक छोटी सी पंक्ति मैंने इसलिए रखी थी कि इस सफलता के लिए वास्तु पार्क पे आप लोग रहे, इतने ध्यान से इसको आयोजन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक जो कुछ शब्द अभी बोले थे क्या क्या हम काम कर सकते हैं, मैंने अभी रास्ते में यही पूरे रास्ते में आए से यही बात हो रही थी। मेरी इच्छा थी कि हम काल गणना पे कुछ काम करें, कोई कोर्स बनाए, क्योंकि काल गणना पे हम उज्जैन जाना जाता है, ये इन्होंने दिया। उज्जैन काल गणना के लिए जाना जाता है पूरे विश्व में, काल की शुरुआत यहाँ से होती है। तो मैं सोचा था यदि कोई कोर्स हम काल गणना पे यदि कर पाए कभी आप लोगों के साथ, तो अपने यहाँ शुरू करवाएं, क्योंकि काल गणना के नाम पे सब बच्चा भी इंटरेस्ट लेता है। हम शुरुआत है, हम तो पूरे वर्ल्ड में अकेले हैं, है ना। ये कौन सी रेखा गुजरती है यहाँ से, ये बहुत स्पेशल जगह है जो सारे लोगों ने यहाँ आना पसंद किया। कृष्ण ने यहाँ आना पसंद किया, विक्रमादित्य यहाँ रहे, राजा बढ़ते रहे, तो कुछ तो रीजन था। इस जगह पे कुछ खास है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मुझे लग रहा था कि काल गणना पे हम बात करें। डिजिटल वास्तु बहुत अच्छा विषय आपने कहा, ज्योतिषी और आयुर्वेद, यदि हम कुछ वैज्ञानिक रूप से इसमें बढ़ पाए तो बहुत अच्छा होगा। एक बात मैं और सबको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार से विश्वविद्यालय को इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक एक्सीलेंस सेंटर मिला हुआ है प्रबंधन के ऊपर, जिसमें हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। तो उसको हम फिर से रिवाइव कर रहा हूँ। मैंने आने के बाद मैंने उसको पता किया, तो मैंने चाहा था आई के सेंटर बने, तो मालूम पड़ा कि हमको पहले ही मिला हुआ है। यादव जी की तरफ से अभी एक प्रोग्राम भी हम लोग का ज्ञान सभा का आयोजन इस बार जनवरी में हम लोग करने वाले हैं। तो यदि ये प्रबंधन मिला हुआ है तो मैं चाह रहा हूँ कि प्रबंधन पे बहुत काम करें। गीता के लोग, गीता और प्रबंधन, महाभारत और प्रबंधन, मुझे लगता है। और कई बार कुछ हटके भी है, जैसे मैंने अभी बात करा था कि स्टोरी टेलिंग पे सबसे अच्छा पंचतंत्र है। इधर बहुत कठिन ना जाए, तो पंचतंत्र और प्रबंधन मैं चाह रहा हूँ इस तरह कुछ अपन शुरू करें, क्योंकि पंचतंत्र एक ऐसी चीज है सबसे आसान है। लगता है ऐसा लगता है बच्चों की है, लेकिन वो बच्चों की नहीं है, वो हम लोगों को ज्यादा सिखाती है। इस उम्र पे आके मुझे लगता है कि मुझे पंचतंत्र की कई कहानियां याद आने लगती है जब मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ कि ये इसके बिना हम नहीं चल सकते। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। धन्यवाद आप सभी को।
हमको मिल गए। हमारे विश्वविद्यालय में मतलब मेरे द्वारा ही प्रस्ताव रखा गया था और आप सबने उसको स्वीकार भी किया। हमने आध्यात्मिक स्तर प्रबंधन में MBA प्रस्तावित किया है। हमारे अखिलेश जी और पूरी एकेडमिक काउंसिल उस पर विचार कर रही है। तो उसमें सर इनका एक्सपर्ट भी एक काम कर रहे हैं। कुछ इंटरडिसिप्लिनरी कर देंगे अभी उसके कोर्स फॉर्मेशन की प्रोसेस चल रही है। मतलब इन लोगों ने उत्साह दिखा कि उसको पूरा विभाग बनाना चाहिए। दूसरी बात सर ये कि जो आपने क्रेडिट सिस्टम की बात है, कुंड मंडप पे सिद्धि के जब मैं गया तो वहाँ हमने देखा कि छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी बन सकते हैं। तो विश्वविद्यालय उसमें अगर एकेडमिक काउंसिल करें और इलेक्टिव वाला जो आपने कहा था DU में मैं खुद ऐसे इलेक्टिव पेपर में जाके FML में पढ़ के आया। तो हम भी ऐसा कुछ क्या है, NEP ने ऑप्शन दे दिया है 2 घंटे और 30 घंटे। तो उसमें हम लोग ये सोच रहे थे कि ऐसा भी नहीं जब आना ही होगा, कभी कभी हम ऑनलाइन कर सकते हैं। 15 घंटे वो व्यक्ति आके फिर ग्राउंड पे काम कर ले। 15 घंटे 1 घंटे मतलब जैसे 1 क्रेडिट तो जाके किया लॉक का ले ले, वो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे हो जाए, और 1 क्रेडिट उसको खुद वर्क करना है तो वो जिस जगह पर जाकर करे तो ऐसा कर सकते हैं। जैसा कुंडली और एकेडमिक काउंसिल आप देखो वो प्रबंधन में हम लोग को मिला हुआ है, तो हम चाह रहे हैं इसको प्रबंधन नई दिशा में ले जाए। धन्यवाद। प्रत्येक विषय के साथ मैनेजमेंट सबको लेके जैसे विचार अपने बताए, तो वैसे ही वास्तुशास्त्र तो है ही, वास्तु साइंस, वास्तु मैनेजमेंट, इस तरह से वास्तु की भी अनेक विधाएं हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि जैसे आपने वृक्षों की बात की, तो वृक्ष आयुर्वेदा है वास्तु में, और जल विचार वो भी हमारे लिए एक नया मार्गदर्शन रहा आपकी तरफ से, विशेष धन्यवाद। इदानीं अध्यक्ष पदम् अलङ्कुर्वाणः अस्य विश्वविद्यालयस्य माननीय कुलगुरवः अस्माकं मध्ये महोदयान् अहं निवेदयामि यत् स्वकीय आशीर्वचोभिः अस्मान् पोषयन्तु। ओम नमः श्रीमद् परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। सर्वेभ्यः सादरं नमस्काराः। त्रिदिवसीय वास्तु पर्वणः अस्मिन् कार्यक्रमे सम्प्रति सम्पूर्ति सत्रे अद्य अस्माकं सौभाग्यतः अस्माकं मध्ये विराजमानाः डॉक्टर योगेश गोस्वामी चरणाः वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालयतः समागताः। एवमेव अस्माकं कृते एतत् सौभाग्याय कल्पते यत् अस्माकं मध्ये अस्माकं कार्यपरिषद सदस्याः अत्यन्तम् ओजस्विनः तेजस्विनः श्रद्धेयाः गौरवधाकणमहाभागाः अवसरेऽस्मिन् अस्माकं मध्ये विराजन्ते, तेषामपि अहं हार्दं स्वागतं करोमि। एवमेव संतोष महाभागाः अथ च अस्य समग्र कार्यक्रमस्य संयोजकाः अत्यन्तं विनम्राः, अत्यन्तं सरलाः, शुभं सर महाशयाः एवं अस्य विश्वविद्यालयस्य वरिष्ठाचार्याः आदरणीयाः परोहा महाभागाः एवमेव अस्य विश्वविद्यालयस्य आचार्याः अखिलेश द्विवेदी महाभागाः, राठी महाभागाः, अन्ये अस्माकं विश्वविद्यालयस्य समीपी आचार्याः सदस्याः, अस्य कार्यक्रमस्य कुशलसञ्चालकाः विजय महोदयाः, अन्ये शोधार्थिनः। महतः अयमस्ति प्रमोदस्य प्रसङ्गस्य प्रसन्नतायाः प्रसङ्गः यद् अवसरेऽस्मिन् वयं सर्वे मिलित्वा वास्तुपर्व विषये अथ च विश्वकर्मा जयन्ती विषये चिन्तनं कुर्मः। चिन्तनं तु अस्माभिः पूर्वं कृतम्, अद्य इदानीं सम्पूर्तिसत्रे तस्य समग्रं विश्लेषणं कुर्मः। वस्तुतः किमस्ति, अस्माकं भारतीयविद्यायाम् अस्माकम् अस्ति विस्तृतं तावत् भारतीयविद्यायाः विस्तृतकालः 5,000 वर्षेभ्यः अस्माकं देशे विभिन्नाः विद्याः निरन्तरं प्रचलन्त्यः विद्यन्ते। अनेके तावत् ग्रन्थाः, अनेकानि शास्त्राणि, बहव्यः विद्याः विगतेभ्यः 5,000 वर्षेभ्यः 5,000 वर्ष से निरंतर हमारी भारत की विद्याएं प्रचलित हो रही हैं। कदाचित एवमपि कालः आसीत् अस्माकं देशः समग्रेऽस्मिन् विश्वे अग्रणी देशः आसीत् ज्ञानक्षेत्रे, विज्ञानक्षेत्रे, न केवलं ज्ञानविज्ञानक्षेत्रे अपि तु सर्वेत्र क्षेत्रे अस्माकं देशस्य पूर्वं कदाचित् आसीत् किमपि विशिष्टं स्थानं।
परञ्च कालस्य प्रभावः आगतः। इदानीं वयं सर्वे स्वकीयं तावत् ज्ञानवैभवं स्वयमेव अस्माभिः त्यक्तम्। इदानीं तथा समयः आगतः यद् वयं तावत् आङ्ग्लभाषां विलोक्य वैदेशिकं चिन्तनं विलोक्य वयं चमत्कृताः भवामः। परञ्च यदस्माकं वैभवम् अस्ति, अस्माकं ज्ञानवैभवम् अस्ति, अस्माकं विद्यावैभवम् अस्ति, तत्र अस्माकं प्रीतिः नास्ति। इदानीम् एतत् अस्माकं कृते दौर्भाग्याय कल्पते, क्लेशाय कल्पते। भवन्तः सर्वे चिन्तयन्तु, अस्माकं ये अद्य मुख्यातिथयः योगेश गोस्वामिनः, तेषां कियत् तावत् मार्मिकं चिन्तनं, तेषां कियान् भावः अस्ति तेषां हृदि, यदस्माकं भारतीयविद्यायाः प्रचारः प्रसारः भवतु। वस्तुतः ते संस्कृतं नावगच्छन्ति, संस्कृतं न जानन्ति, संस्कृतं पूर्वम् एते न पठितवन्तः, तथापि संस्कृतं प्रति कियत् प्रेम अस्ति येषां हृदि। एवमेव अस्माकं धाकड महोदयाः, वस्तुतः धाकड एषां नामपि विद्यते, स्वभावः अपि धाकड अस्ति। और नाम विलोक्य भवति, नाम्ना प्रभावः जीवने समायाति। केषाञ्चित् यस्य कस्यचित् नाम धनञ्जयः भवति चेत् सः धनञ्जयः भवति। एवमेव धाकड इति तेषाम् उपाधिः, यच्च गौरव इति नाम। वस्तुतः नाम्ना प्रभावः अपि जीवने समायाति। यथा नाम भवति तथा स्वभावः अपि आगच्छति जीवने। अत्यन्तम् उत्साहवन्तः सन्ति। वस्तुतः पूर्वं संस्कृतं पठितवन्तः न, संस्कृत आपने पहले नहीं पढ़ी, तथापि संस्कृतं प्रति येषां भावः कियत् तावदस्ति, कीदृशः भावः, यत् संस्कृतस्य तावत् उन्नतिः भवतु, संस्कृतस्य तावत् प्रचारः भवतु। एतेषाम् उद्बोधने एकम् अत्यन्तं विशिष्टं मया तत्त्वम् अनुभूतं, यदिदानीं समग्रे देशे, न समग्रे देशे अपितु सम्पूर्णेऽस्मिन् विश्वे प्रचलति। आज जो गौरव सर ने जो बात कही वो सचमुच बहुत चिंतन का विषय है। पूरी दुनिया में इस समय अंतःशास्त्रीय चिंतन चल रहा है। एकांगी चिंतन से हट करके अंतःशास्त्रीय विचार का समय है, अंतःशास्त्रीय विमर्श का विषय है। हमारे शास्त्र इस समय तब प्रासंगिक हो पाएंगे जब हम वर्तमान की विद्याओं के साथ अपनी विद्याओं को जोड़कर पढ़ेंगे, तब हमारे चिंतन को संपूर्ण विश्व ग्रहण कर पाएगा। अन्यथा क्या है, हमारे पास चीजें तो सब कुछ है पर हम प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं उनको विश्व के पटल में। अगर हम देखिए, अगर हम जैसे प्रबंधन की बात है, आज का जो मैनेजमेंट की व्यवस्था है, यदि हम आज की उस मैनेजमेंट में गीता के मैनेजमेंट को जोड़े, महाभारत के मैनेजमेंट को जोड़े, अपनी भारतीय विद्याओं के मैनेजमेंट को आज के मैनेजमेंट के साथ क्लब करके पढ़े, जोड़ करके पढ़े, ऐसे कोर्स डिजाइन करें, ऐसा कुछ प्रोग्राम डेवलप करें, तो निश्चित रूप से हमारे उस प्रबंधन के कौशल को आधुनिक समाज भी जान पाएगा। विज्ञान की स्थिति है, हम पश्चिम के विज्ञान को पढ़ते हैं, भारत के विज्ञान को नहीं पढ़ते। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और यहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी। मैं इस प्रदेश में आया तो सबसे पहले मुझे एक ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर मिला जिससे मुझे अंदर से एक बड़े गौरव की अनुभूति हुई कि हम अपनी संस्कृति पर इतनी बात कर रहे हैं, अपनी भारतीय विद्याओं पर इतना चिंतन कर रहे हैं, अपनी भारत की ज्ञान परंपरा पर हमारे यहाँ इतना विस्तार से चिंतन हो रहा है। भारतीय काल गणना पर, जैसा आपने बताया कि भारतीय काल गणना इतना महत्वपूर्ण विषय है, उस काल गणना के जिसके हम जानकार हैं। ब्रह्मा का एक दिन कितने युगों के बराबर होता है कौन बता पाएगा? भारत के ही आचार्य इस बात को बता सकते हैं। भारत में कभी ये विद्याएं कितनी उन्नत अवस्था में थी, हम आज बता देते हैं कि कब स्थिति को कब ग्रहण होगा, कब की स्थिति को चंद्र ग्रहण होगा, कितने बजे से कितने बजे तक होगा। संपूर्ण विश्व इस बात को मान रहा है। हमारा जो निर्णय है वो हमारे इस निर्णय को पूरी दुनिया मानती है। फिर भी कुछ ऐसे लोग जो भारतीय विद्याओं पर आक्षेप करने वाले लोग, जो भारत की विद्याओं की निंदा करने वाले लोग, भारत की ज्ञान परंपरा का विरोध करने वाले लोग भारत की विद्याओं को विज्ञान सम्मत नहीं मानते, क्योंकि वो मानेंगे तो न्यूनता होगी, उनकी हानि होगी, उनका नुकसान होगा। लेकिन हमें यह कार्य जरूर करना चाहिए कि अपनी विद्याओं को, अपनी ज्ञान परंपराओं को, जैसे आप विधि शास्त्र पर देखिए, हमारे यहाँ धर्मशास्त्र एक बहुत बड़ा विषय है। धर्मशास्त्र में इतना विचार, इतना सूक्ष्म विचार किया गया है, उसको हम वर्तमान की न्याय व्यवस्था में नहीं जोड़ रहे हैं। न्याय व्यवस्था बिल्कुल विदेशी लागू है हम पर जो न्याय व्यवस्था लागू है उस न्याय के हम अधिकारी ही नहीं हैं। हमारी न्याय व्यवस्था में हमारे भारत की जो धर्म की न्याय की व्यवस्था थी, धर्मशास्त्र की जो व्यवस्था थी, उसको यदि वर्तमान न्याय व्यवस्था के साथ जोड़ा जाए और तदनुकूल उसका निर्माण करके वर्तमान समाज में लागू किया जाए तो वह वस्तुतः भारत के लिए उत्तम धर्म की व्यवस्था, उत्तम न्याय की व्यवस्था हो सकती है। आप देखिए राजनीति में
राजनीति की जो स्थिति है, जो वर्तमान राजनीति है, उस राजनीति में हम कौटिल्य के राजनीति को कहाँ जोड़ते हैं? कल ही मैं कह रहा था कि कौटिल्य का सूत्र है सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल क्या है? धर्म। यदि कोई भी सुख पाना चाहता है तो उसे धर्म को अपनाना ही पड़ेगा। धर्म त्याग कर कोई सुखी रह नहीं सकता। उसामा बिन लादेन कितनी भी बुद्धि लगा ले, लेकिन उसकी जो परिणति है वो दुख में ही होगी, परिणति उसकी विनाश में ही होगी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आतंकवादी, कोई भी दुष्ट व्यक्ति, कोई भी दूषित आचरण का व्यक्ति कितने भी अपने विद्या का, कितनी भी अपनी चालाकी का प्रयोग कर ले, उसे सुख नहीं मिल सकता। सुख पाने के लिए उसे धर्म अपनाना ही पड़ेगा। शास्त्रों में बहुत अच्छे से लिखा है, छोटे छोटे श्लोकों में भी बताया जाता है, धनात् धर्मः तथा सुखम, विद्या ददाति विनयम, विनयाद् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः तथा सुखम। मैं अपने सभी मित्रों से, आचार्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा, जीवन में धर्म अवश्य अपनाएं। यदि आप धर्म नहीं अपनाते हैं तो आपको लगेगा कि अभी जो आप कर रहे हो बड़ी चालाकी है, बड़ा चातुर्य है, लेकिन इसकी परिणति है कभी भी सुख में नहीं हो सकती, कभी भी आनंद में नहीं हो सकती। चाणक्य कहता है सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का मूल धर्म है। धर्मस्य मूलम अर्थः, धर्म का मूल अर्थ है। अर्थस्य मूलम राज्यम, अर्थ का मूल राज्य है। राज्यस्य मूलम इंद्रियजयः, अगर इंद्रिय जय नहीं हो आप तो राज्य नहीं चला सकते। बहुत लोग राज्य पाकर के पगला जाते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं, राज्य जल्दी चला जाता है। राज्य पाने के पास इंद्रिय जयी होना चाहिए, जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राज्य पाने के बाद भी उनमें कितनी इंद्रिय जयता है कि उनके ऊपर किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप आक्षेप विरोधी भी नहीं लगा सकते, और जो लगाते हैं उसी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कर लेते हैं, अपना उसी को मुद्दा बना लेते हैं। उनको चाय वाला कहेंगे तो उसको वो बना देंगे अपना मुद्दा, अलंकार बना देंगे। कहने का मतलब क्या है? राज्यस्य मूलम इंद्रियजयः, राज्य का मूल इंद्रियजय है। इंद्रियजयस्य मूलम विनयः, इंद्रियजय का मूल है विनय। विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, विनय का मूल है वृद्धोपसेवा। और वृद्धोपसेवायाः फलम विज्ञानम, विज्ञानेन संपादितात्मा जितात्मा भवति, जितात्मा सर्वार्थैः सह संयुज्यते। जो जितात्मा व्यक्ति होता है, जो इंद्रियजयी व्यक्ति होता है, उसका कोई अपना पराया नहीं होता। उसी के लिए वसुधैव कुटुंबकम है। सबके लिए वसुधैव कुटुंबकम नहीं है। जो अपने परिवार तक ही सीमित है उसके लिए वसुधा कुटुंब कभी नहीं हो सकती। वसुधा कुटुंब उसी के लिए है जो जितात्मा है, जो अपने और पराये के भेद से ऊपर है। कहने का मतलब क्या है कि इस देश में बहुत विशाल चिंतन हुआ हर क्षेत्र में। वास्तुशास्त्र में ही देखिए, ये जो अपनी भूमि है जिस पर हम विद्यमान हैं, संपूर्ण विश्व में भारत की जो अपनी विशेषता है वो किस लिए है? यह धर्म की भूमि है, यह अध्यात्म की भूमि है, यह कृष्ण की भूमि है, राम की भूमि है। कृष्ण की भूमि है, राम की भूमि है, बुद्ध की भूमि है, महावीर की भूमि है, इसलिए धर्म की भूमि है। यहाँ पैदा होना गौरव की बात है। पहले तो इस धरती में मनुष्य बनना गौरव की बात है। उसके बाद अगर आपने भारत में जन्म ले लिया तो उससे भी बड़े गौरव की बात है। उससे भी बड़े गौरव की बात है कि आपको उज्जैन में सेवा करने का अवसर मिल जाए। और उससे भी बड़ा गौरव का विषय है कि आप संस्कृत पढ़ें, वेदांत पढ़ें, धर्मशास्त्र पढ़ें। ये बहुत गौरव की बात है। धरती के स्थानों की पवित्रता का बहुत स्पष्ट निरूपण है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो हमारे सप्तपुरिया हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, ये मोक्षदायिका नगरियां हैं। क्यों मोक्षदायिका नगरियां हैं? इस पर विश्लेषण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इस भूमि में कुछ एक विशेष ऊर्जा है, उस ऊर्जा का अनुभव करना पड़ेगा। नहीं तो कई बार हर तीर्थों में हर तरह की प्रकृति के लोग रहते हैं, लेकिन यदि सौभाग्य से आप अवंतिका के परिक्षेत्र में हैं तो आप ये अनुभव करें कि ये सहसा आकस्मिकता नहीं है, ये कोई सहसा अचानक हो गया है, ऐसा मत सोचिए। यदि आपको अवंतिका की परिधि में रहने का अवसर मिला है तो इसका लाभ लीजिए। यह मोक्षदायिनी नगरी है। अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में, अपने जीवन में सद्गुण सदाचरण अपनाइए, तभी यह भूमि आपको फल देगी। भूमि के बारे में एक बहुत अच्छा मुझे एक दृष्टांत क्या, मैंने कभी स्टोरी सुनी थी, कभी मेरे गुरुजी ने सुनाया था कि एक बार श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे थे। जब वो मेरठ के पास पहुंचे तो मेरठ के पास पहुंचते ही उनके मन में ऐसा भाव आया कि मेरा तो सारा जीवन ही बर्बाद हो गया है बूढ़े माता पिता को अपने कांवड़ में ढोते हुए। तो उसने एक जगह कांवड़ रख दी और उसने कहा कि पिताजी से और माताजी से कि अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे सामर्थ्य में नहीं है, मेरी सारी उम्र इसमें निकल रही है, मैं तो अभी युवा हो रहा हूँ, मुझे तो अभी संसार की चीज़ें करनी है और मैं आपकी सेवा में अपना सारा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ।
कि पिता को लगा, वो भी धर्मात्मा थे, कि ऐसा कैसे हो गया, इतना समर्पित पुत्र, माता पिता को भगवान की तरह मानने वाले इस बालक में अचानक ऐसी विकृति कैसे आ गई। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने ध्यान से देखा कि हम किस स्थान पर हैं, इस भूमि की कैसी ऊर्जा है। तो उन्होंने कहा बेटे से कोई बात नहीं, अगर तुम अब नहीं सेवा करने चाहते हैं हमारा तो मत करो, लेकिन थोड़ा हम पे उपकार करो, तुमने अभी तक हमारी सेवा की ही है, थोड़ा 1 किलोमीटर और आगे हमको लेकर के वहाँ छोड़ देना, वो हमारे लिए भूमि ठीक है। उसने सोचा श्रवण कुमार ने जब इतनी सेवा की है तो थोड़ा और कर देता हूँ। वो ले जाकर के 1 किलोमीटर की परिधि के जब आगे गया तो उसका फिर पुनः वो ज्ञान जागृत हो गया, अरे ये तो मेरे माता पिता हैं, ये तो मेरे भगवान हैं, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। उसको स्मृति आ गई कि तो मेरे लिए पिता माता की हैं नहीं है, ये मेरे लिए भगवान है। तो वो फिर पूछा कि बेटा ऐसे कैसे हो गया। तो कहा कि वो जो नगरी विशेष थी वो मैदानों की नगरी थी, और मैदानों के द्वारा किए गए अत्याचार से वो भूमि इतनी दूषित हो गई थी कि उस भूमि में उस तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था कि अच्छे लोगों का मन भी विकृत हो जाए। तो बाद में ये भूमि का प्रभाव है, इसलिए भूमि का प्रभाव बताने के लिए कह रहा हूँ मैं। इसलिए एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। बाहर किया गया पाप यहाँ तीर्थ क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। गोस्वामी सर अगर इंदौर में कुछ गड़बड़ कर रहे, अगर इंदौर में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उज्जैन में आके उसका परिहार है। उज्जैन में गड़बड़ी करने के बाद कोई उपाय नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा मित्रों, बहुत अच्छा मुहूर्त है, बहुत अच्छा वातावरण है, अत्यंत सौभाग्यशाली है हम लोग कि हमें इस तरह के शास्त्रीय विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। और मैं ये जरूर कहूँगा कि हम केवल अपनी प्राचीन विद्याओं को पोथी में बांध करके उसके गौरव की गाथा मत गाएं, उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वर्तमान विद्याओं के साथ जोड़कर, अंतः शास्त्रीय रिसर्च का बड़ा महत्वपूर्ण काल है। अब परमाणु विज्ञान में हमारे शास्त्रों में जो वर्णित है उसको यदि हम वर्तमान परमाणु विज्ञान के साथ जोड़कर भी देखेंगे तो वो कहानी मात्र रह जाएगी। आज जो चिकित्सा का जो क्षेत्र है, जो आयुर्वेद का जितना वैभव है, उसको वर्तमान चिकित्सा के साथ जोड़ करके पढ़ना पड़ेगा, तब वो और अच्छा और उत्कृष्ट उसका लाभ मिल पाएगा, समाज उसको स्वीकार भी कर पाएगा। हमें अपनी समस्त भारतीय विद्याओं को वर्तमान विद्याओं के साथ जोड़ करके, जो जिस जगह है जहाँ, जैसे जो हमारा प्राचीन नाट्य शास्त्र है उसको वर्तमान सिनेमा जगत से जोड़ करके काम करिए, देखिए, तब आप बता पाएंगे इन सिनेमा के लोगों को कि भाई तुम जो प्रस्तुत कर रहे हो उसमें जो नैतिकता है उसका ह्रास हो रहा है, तुम समाज को गलत संदेश दे रहे हो। आप देखिए विद्याएं सब हमारे पास हैं, योग हमारे पास हजारों वर्ष पहले से है, हजारों साल से, लेकिन आज उसको प्लेटफॉर्म मिल गया। आज सारी दुनिया योग की दीवानी होगी, सारी दुनिया योग को आरोग्य का मूल मंत्र मान रही है। ऐसी ही इतनी ही प्रभावशाली सारी विद्याएं हैं हमारी, जितनी प्रभावशाली योग विद्या है उससे ज़्यादा प्रभावशाली वास्तु विद्या है। लेकिन हम इसको उचित मंच पर, उचित ढंग से, उचित समाज के लोगों के बीच इसे हमें पहुंचाना है, और ये हमारे लिए एक चुनौती का भी कार्य है और हमें इसके लिए उत्साहित भी होना चाहिए। जहाँ जिस विश्वविद्यालय के कार्य परिषद में धाकड़ जी जैसे लोग हों, जो हमारा गौरव भी सम्मान करें और धाकड़ भी हों, ऐसे लोग जिस कार्य परिषद में हो, मुझे लगता है आज पहली बार में कार्य परिषद पहली बार मिला, कार्य परिषद के प्रथम सदस्य हैं जिनसे मैं मिला, और इनसे मिलकर मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मेरा जो विजन है वो तो बड़ा सरल हो जाएगा इनके सहयोग से। ये मेरा बहुत सहयोग करेंगे ऐसा मैं नहीं करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत आप सभी लोग बड़े ही उत्साह से यहाँ उपस्थित हुए। मैं विशेषकर योगेश गोस्वामी जी का अभिवादन भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ अपने विश्वविद्यालय की तरफ से कि आप आए और हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया, आचार्यों को आपने बोधित किया। संतोष जी को भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और हमारे धाकड़ जी को भी मैं अपने विश्वविद्यालय की तरफ से आपके आभार व्यक्त करता हूँ, अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। प्रणामांजलि पौना पुण्य हार्दम विवरण कार्तव्य। इसी बीच हमारी ज्येष्ठ भगिनी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। पूर्व में हिंदी की प्राध्यापिका रही हैं इसी विश्वविद्यालय में, और अभी वर्तमान स्थायी पद पे देवी अहिल्या इंदौर में ये पदस्थ हैं। इनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब मैं समस्त अतिथियों से आग्रह करूँगा पुरस्कार वितरण के लिए। और पुरस्कार
पुरस्कार घोषणा के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर अविनाश मिश्र जी को, ज्योतिष विभाग से। जो जिनने सहभागिता करी वो पहले याद आ जाएगी, आप लोग यही याद आ जाएगा। संदेश की याद तीन दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है। छात्रों का आया है क्या पुरस्कार जन्मदिन है और विगत 3 दिनों से जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें 7 छात्रों ने सहभागिता किया और सबके प्रविष्टि प्राप्त हुए और निर्णायक मंडल के द्वारा ये जो है पुरस्कार वितरण अभी जो है हो रहा है। पूर्व में युजवेंद्र चंदेल जी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इनका रहा, यद्यपि सहभागिता का बहुत ही अच्छा रहा इनका जो अनंतर रंजन या तो उस तरफ से इसको अभी बिल्कुल खत्म नहीं सर, ये इससे तो ये जुड़ा लगाया बढ़ के इतना ही। बाकी लोग उधर से आ जाइए, आप सभी लोग इससे निकलिएगा उधर से ही आप। युजवेंद्र चंदेल जी, अनंतर रंजन प्रसाद कुर्मी जी, विवेक पांचाल जी जो योग विभाग के छात्र हैं, यद्यपि योग विभाग के छात्र होने के बाद भी इन्होंने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है, ये अभिनंदनीय है। प्रथम वर्ष की छात्रा मोनालिसा जी, ये अभी नहीं पता चलता है, 10 साल बाद पता चलेगा कि वहाँ पर उसके साथ अगला नाम मनोज सोशी, शंकर दोनों विवेक जी। मोनालिसा जी, विवेक सोत्री, मनोज सोत्री जी। उसके बाद जो संस्थान है इनका राजनंदनी चौहान उनके बाद फॉर्मल फोटो खिंचाने के लिए केवल गांव मतलब देश के मूल तक नहीं है, अपने मूल तक भी गए। एक जो है अपने पिताजी का गांव, एक माताजी का गांव। स्वत्व की खोज है। शायद इसलिए रह गए थे, विश्वकर्मा जी चाह रहे थे कि इसके साथ में रहे। अच्छा सर, पूरा सम्मान अतिथ्याः निवेदयन्ते यत् स्वस्थानम् अलङ्कुर्वन्ति ते। इदानीम् औपचारिक धन्यवाद ज्ञापयितुम् अहं निवेदयामि डॉक्टर मृत्युंजय कुमार त्रिपाठी महोदय, ज्योतिर्विज्ञान विभागस्य प्राध्यापकाः, आचार्य डॉक्टर मृत्युंजय त्रिपाठी जी। धन्यवाद आचार्य जी। वास्तु विभाग द्वारा आयोजित विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय वास्तु पर्व के समापन सत्र में आज हम सभी अत्यंत लाभान्वित हैं और सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलगुरु प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र जी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, वास्तु विभाग की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं एवं आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर योगेश गोस्वामी जी, आप श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर से पधारे
मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के विशिष्ट अतिथि श्री गौरव धाकड़ जी, माननीय कार्य परिषद सदस्य, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, मैं वास्तु विभाग की ओर से आपके प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम में विभाग समन्वयक परम श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर तुलसीदास परहुआ जी, साहित्य विभाग के अध्यक्ष, आपका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद हमेशा हम पर रहता है। मैं आपके प्रति भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। इसी क्रम में व्याकरण विभागाध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश द्विवेदी जी एवं विशिष्ट संस्कृति विभाग से डॉक्टर अजय राठी जी, मैं दोनों को आपको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आदरणीय संतोष पटेल सर जो हमारे बीच में पधारे, मैं सर को प्रणाम करता हूं और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शुभम शर्मा जी, ज्योतिर्विज्ञान एवं वास्तु विभाग के अध्यक्ष, जिनके कुशल मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और इस कार्यक्रम को बहुत ही सुखद और बहुत सुंदर तरीके से संचालन करने वाले और इस कार्यक्रम के सह संयोजक डॉक्टर विजय कुमार जी, मैं आपके प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इस सभागार में उपस्थित सभी गुरुचरण, विभिन्न विभागों के सभी प्राध्यापकगण एवं सभी छात्र छात्राओं को भी मैं यहाँ पर हार्दिक धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को भी मेरा विराम देता हूं। धन्यवाद ज्ञापनामपि हार्दिकं कार्तज्ञं विवरमि। इदानीं शान्तिमन्त्रेण समापयामः। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तार निकाल